बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव के लिए अब नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्ड्स के लिए पहले दिन 4 पार्षदों ने नामांकन पत्र भरा और सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर तहसीलदार के समक्ष अपने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। अच्छे से नामांकन भर चुकी हूँ और मैं अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, कूड़े की, सफाई की और भी अन्य जो भी समस्याएं हैं, सभी का समाधान करने का प्रयास करूंगी। कूड़े की समस्या, सफाई की समस्या, पानी की समस्या, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। मेरे पति चंदन प्रेमी ने नगर परिषद में रहते हुए काफी अच्छे कार्य किए हैं और मैं उन्हीं के अनुभव और सभी के सहयोग के साथ बेहतर कार्य करूंगी और मैं वार्ड नंबर 6 की जनता से यही उम्मीद करती हूं कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरा सहयोग दें। देखिए, मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। सबके सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से लड़ रही हूँ और जितना भी मेरे से हो सके, अभी तो मैं पार्षद का ही चुनाव लड़ रही हूँ। मैं तो वैसे वार्ड नंबर 1 को आदर्श बनाना चाहूंगी। समस्या तो अब बात की, पहले तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। आज मैंने वार्ड नंबर 1 से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जो भी वार्ड नंबर 1 में समस्या हो, सफाई हो, जितना भी हो उतना मैं करने के प्रयास करूंगी। साथ में कुल्लू शहर को भी आदर्श शहर बनाने की कोशिश करूंगी। तो हमारे साथ अंकुश जुड़ चुके हैं। अंकुश, नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्ड्स के लिए पहले दिन 4 पार्षदों ने अपना नामांकन पत्र भरा है और हर एक पार्षद जो है पूरा यकीन है अपनी जीत का। और अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो क्या क्या मुद्दे सामने आए हैं और कितना उत्साह इन प्रत्याशियों के अंदर देखने को मिला? देखिए, आज नामांकन की पहली तारीख है और 4 नगर निगम, इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत, ये वो सीट्स हैं जिनके कुल पदों पर चुनाव होने हैं। और आज से ही जो तमाम प्रत्याशी हैं उनमें जोश नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर रही है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर होने हैं। इसके अलावा मुद्दों की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार की जो कारगुजारी है, जो कार्यप्रणाली है, वो इस चुनाव में मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जो चुनाव नगर निगम के हुए या नगर परिषद के हुए, उसमें लोकल मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी नजर जो है मुद्दे के तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इलाके की मुद्दे की बात करते हैं तो पानी, सड़क, साफ सफाई, ये वो तमाम मुद्दे रहते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, पार्षद बनने की जो इच्छा रख रहे हैं, उनका जो स्वभाव है, लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रहता है। और मंडी नगर निगम की भी थोड़ी ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की है। धर्मशाला की सूची बीते कल ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई थी। कुल मिलाकर ये जो सूचियां जारी की जा रही हैं कांग्रेस और भाजपा की तरफ से, इसमें सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने ये है कि कम से कम बागी उम्मीदवार मैदान में हो, क्योंकि अगर एक प्रत्याशी को टिकट दी जाती है तो निश्चित तौर पर जो दूसरा नेता इलाके का होता है वो नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर जाता है। और अगर 200 से 300 वोट, इतने वोट्स का भी फर्क पड़ जाए तो पूरा का पूरा जो खेल है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में मैनेजमेंट भी दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि मैनेज किया जाए, जो तमाम बागी प्रत्याशी हैं इन्हें मैदान में ना उतारा जाए। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हाल ही में नगर निगम में मिलाया गया है, वहां के इलाके के लोग वोटिंग के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, राज्य चुनाव आयोग के लिए, कि वो वोटिंग में हिस्सा ले। हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज्यादा लिटरेसी हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे में एक संदेश पूरे देश में जाए कि जो छोटी सरकार का चुनाव है, बात चाहे नगर निगम की हो या फिर बाद में जो पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन या मतदान होने हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी जो तमाम मतदाता है उनकी रहे। गगन, बिल्कुल, किसी भी राज्य में अगर ऐसे जब चुनाव होते हैं तो उसको सेमीफाइनल के तौर पर भी लिया जाता है। क्या लगता है कि ये सेमीफाइनल इसको माना जा सकता है?
निश्चित तौर पर ये सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके बाद सीधा राज्य में जो विधानसभा चुनाव है वो दिसंबर 2027 में प्रस्तावित है। तो ऐसे में जो पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है या फिर ज्यादा गुस्सा जो है वो सत्ताधारी दल के प्रति देखा जाता है। इससे पहले चाहे ये पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी, मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ भी एक माहौल होता है, या फिर सरकार के जो काम होते हैं उसका क्या पॉजिटिव माहौल है, सरकार के काम पर भी एक पूरा निर्भर रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरे राज्य सरकार के काम होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, प्रत्याशियों की जो आपसी बोलचाल होता है, व्यवहार होता है, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये निश्चित तौर पर एक सेमीफाइनल के तौर पर इस दौड़ को देखा जा रहा है कि लोग किस तरफ ज्यादा बयार बहेगी, कांग्रेस के पक्ष में होगी या भाजपा के पक्ष में, क्योंकि इस जो चुनाव में जीत हासिल करेगी पार्टी, उसे विधानसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर मुद्दा बनाया जाएगा। जी ठीक है अंकुश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के छराबड़ा स्थित रिट्रीट का दौरा किया और मार्च 2023 में आम लोगों के लिए इसे ओपन कर रखा है। ये बता दें कि यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, स्थानीय लोग पहुंचते हैं हेरिटेज इमारत देखने के लिए। और यहाँ पर ऐतिहासिक भवन के अलावा राष्ट्रपति के जीवन के साथ जुड़ी हुई विभिन्न स्मृतियां, डिजाइनिंग हॉल और अन्य कलाकृतियां, गार्डन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिट्रीट में खुमानी का पौधा लगाया, पानी भी दिया इसे, और इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निवास के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर आने वाले लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। इसके अलावा महामहिम के 30 अप्रैल को कांगड़ा जिले के दौरे पर रहने की जो है वो जानकारी मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के स्तार में दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। और इस समारोह में 21 दिसंबर 2018 से 31 अगस्त 2023 के बीच में उत्तीर्ण हुए यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मास्टर एवं डॉक्टरेट की उपलब्धियां, गोल्ड मेडल और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और राष्ट्रपति करीब 50 मिनट तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हॉट एयर बैलूनिंग और इसी के साथ सभी एरो स्पोर्ट्स और हवाई गतिविधियों पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया एक लंबे प्रवास के तहत हिमाचल प्रदेश में पधारी हैं और जिला कांगड़ा में भी उनका प्रोग्राम है। 30 तारीख को हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका कन्वोकेशन वहाँ पर है और उसकी अध्यक्षता करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर आ रही हैं और उसको लेकर जो भी हमारी आवश्यक तैयारियाँ थी, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता थी, उसके बारे में हम एक एडवांस बैठक कर चुके हैं और दोबारा से उसको हम रिव्यू भी करेंगे ताकि पूरा दौरा हमारा शांतिपूर्वक हो और स्मूथ तरीके से हो। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। कर्मचारियों का इल्जाम है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार दरकिनार कर रही है और पिछले 3.5 सालों से पेंशन का स्थायी हल नहीं हो पाया। और इसी के साथ ही 70 साल से अधिक आयु के करीब 1500 पेंशनर्स को ही पेंशन दी गई है, जबकि 7,000 के करीब पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, जो कि सरकार और निगम प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। पेंशन का कोई सही समाधान नहीं कर रही है सरकार। कभी 15 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कभी 28 तारीख को, कोई सिस्टम नहीं है इनका कोई। और मैक्सिमम लोग जो नौकरी करते हैं वो पेंशन के लिए देखते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी टाइम की। तो ऐसे लोग हैं जो 80 साल के हो गए हैं, वो बेचारे बीमार हैं और डेली फ़ोन करते हैं कि जी हमें पेंशन नहीं मिली, कब आएगी, नहीं आई। तो मुख्यालय पता करते हैं तो बोलते हैं अभी हमें कोई इंटीमेशन की पैसा नहीं आया। अब पैसे का इंतजाम करना तो इनकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी थोड़ा है। तो हमारे साथी बेचारे कोई बीमार हैं, कोई कुछ है,
और ये स्थिति रही तो इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पंचायत चुनाव में किसी को या नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं डालेंगे। समस्या तो चली है, जब से सेवानिवृत्त हुए तब से लेकर समस्याएं आज तक चली हैं। और आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो मार्च माह की पेंशन है वो अभी तक 1300 लोगों को पेंशन दी गई है जो 70 साल से ऊपर के हैं। उनमें से भी 70 साल से ऊपर के लोगों को भी कईयों को पेंशन नहीं मिली है। इस वक्त कम से कम को 7500 लोगों को पेंशन जो है नहीं मिली है। आज 29 तारीख हो गई है। बहुत ही दुख का विषय है। और हम बार बार शिमला फोन करते हैं तो कहते हैं कि सेक्रेटरी से पैसा नहीं है। अब पैसे का इंतजाम करना सरकार और प्रबंधन का काम है। हमारा काम था, हमने कार्य किया 35 से 40 साल जो है दुर्गम क्षेत्रों में रात दिन सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जनता की सेवा की है। तो इसमें पैसे का इंतजाम तो हमने नहीं करना है। बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर से दिल्ली से आए हुए श्रद्धालुओं का एक दल मां के दर्शन कर जिस वक्त वापस जा रहा था तो अचानक से उनकी टेम्पो ट्रेवलर बस कोलावाला टोबा के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी। टेम्पो ट्रेवलर में तकरीबन बताया गया कि 15 लोग सवार थे, जिनमें से 3 से 4 छोटे बच्चे भी थे और कई श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और टेम्पो ट्रेवलर से बाहर उन्हें निकाला गया। वहीं पर घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और इसी के साथ उन्होंने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। नैना देवी में यहाँ तो लोग श्रद्धालु वो यहाँ आ रहे थे, तो आज दिल्ली से कोई टेम्पो ट्रैवलर में कुछ यात्री श्रद्धालु आए हुए थे और वो यहाँ से माथा टेकने के बाद वो दिल्ली की तरफ वो अपना वापस ही जा ही रहे थे कि कोला के टोबे के पास एक स्थान है तो यहाँ नीचे, तो उसमें उनका टेम्पो ट्रैवलर जो है वो उसमें पलट गया था। जो है वो देखभाल पहले स्थानीय को वहाँ पर पुलिस तो वहाँ पर उपस्थित हुई और उन्होंने वहाँ पर आकर के सभी को अस्पताल में वहाँ पर भर्ती करवाया है और उनका उपचार तो वहाँ पर चल रहा है। और कोई भी ऐसी कोई अनहोनी होने की कोई उसमें अभी तक कोई ऐसी हमें कोई नहीं मिला है। तो सभी सुरक्षित है। माता नैना देवी की कृपा से वो सबको बहुत सुरक्षित रखे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमला नेहरू अस्पताल में गायनी वार्ड शिफ्ट करने का विरोध लगातार जारी है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में गायनी वार्ड व्यक्त करने का विरोध लगातार जारी है। बुधवार को अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक गेट मीटिंग की और कमला नेहरू अस्पताल से गायनी वार्ड शिफ्ट किए जाने का विरोध किया गया। अस्पताल का स्टाफ इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहा है और इसी के साथ मरीजों को होने वाली असुविधा को लेकर भी अस्पताल कर्मचारियों में चिंता की लहर है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि गायनी वार्ड को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट नहीं किया जाए। Patient care will be better. It will be good for all the doctors, all for the junior doctors and as well as for the resident doctors. We hope that this decision is revoked and we expect to see that the KNH is a great institution and it is expanded further. We would like that IVF center be set up because we have plenty of space. Separate robotic center, fetal medicine center and an oncology. I have already talked about, we have great confidence in our Honorable CM and he will, I hope he revisits his decision. There are issues related to the separate units. So everywhere in the world it is a single unit and there may be problems now. हम 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे क्योंकि हमारा ये जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है वो 102 साल से चल रहा है और 102 साल से यहाँ महिलाओं के लिए इलाज होता है और यहाँ पे एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट अब बन चुका है। ये हमारी स्टेट का, हिमाचल का इकलौता हॉस्पिटल है और यहाँ पे महिलाओं के लिए हम पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, गवर्नमेंट ने जो दी हैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए आज से हमने शुरू किया क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी सर से कि जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पर्याप्त नहीं है और जो ओबीजी डिक्कू और ये आपका गायनी वार्ड है जो उसको शिफ्ट करना उचित नहीं है पेशेंट के लिहाज से। तो आज हम पेशेंट को देखते हैं, उनकी मजबूरियां देखते हैं, वो तो बोल नहीं पाते बेचारे। तो हमें भी इसी
प्रोटेस्ट में, महिलाओं के प्रोटेस्ट में आज यहाँ पर आना पड़ा। हमीरपुर जिले के गांधी चौक से खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया और यहाँ पर 100 से ज्यादा छात्र एकत्रित हुए, प्रस्तुतियां पेश की गई। स्कूल प्रबंधकों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने यह बताया कि नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन का आधार है। बेहतर जीवन शैली के लिए नृत्य अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर गांधी चौक पर स्थानीय लोगों ने भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत नृत्य की सराहना की। डांस जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम डांस करके अपनी कम्युनिटीज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज हमने डांस करके अपने दर्शकों के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की, तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा। हमने जैसे नाटी भी की, हमने अमेरिकन गानों पे भी डांस किया, तो इससे हम ये दिखाते हैं कि हर एक डांस फॉर्म होती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमने यहाँ पे गांधी चौक पे हर एक डांस फॉर्म को शो किया है। और जैसा कि राजा ने अभी बोला कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा डांस करते हो, बस आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती है डांस के जरिए। हमारे स्कूल से 70 बच्चों ने डांस किया और 5वीं क्लास का बच्चा भी था और 10वीं क्लास का भी था। तो ये दर्शाता है कि हम कितने यूनाइटेड लोग हैं और डांस लोगों में खुशी की भावना लाता है। एंड इट्स लाइक इट वाज रियली वेरी फन एंड या वेरी एनर्जेटिक एंड आई होप एवरीवन इन द गांधी चौक आल्सो लव्ड इट। देखिए उपलक्ष्य में हमारे हीरानगर और विकासनगर और दुगनेड़ा के बच्चे हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल के 104 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जुम्बा प्रस्तुति कर रहे हैं और अपने सारे पैट्रियोटिक सारी फॉर्म्स बच्चे तैयार करके आए हैं। और अभी आप देख सकते हैं बच्चे बहुत उत्साहित हैं और अपनी बेस्ट देने की वो दे रहे हैं। आप देखिए। नमस्कार। हमारा जो मेन है टू मेक पीपल अवेयर, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ। वर्ल्ड डांस डे हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक मोव है ताकि लोग जो है सोसाइटी में एक अवेयरनेस आए कि डांस जो है इट इज नॉट ओनली फॉर ए वी कैन से फॉर फन, इट इज फॉर फन एंड जनरली इट इज टू मेक अवर सेल्फ मोर हेल्दी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि वर्ल्ड डांस डे जो है उसको हेल्थ से कैसे रिलेटेड किया जा सके। प्रदेश में जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच में मंडी में मौसम ने अचानक से करवट बदली है और जिले के कई इलाकों में आप तस्वीरें देख सकते हैं, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच में मंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है और कई जगहों पर बादलों की जोरदार गर्जना भी सुनाई दी गई और आने वाले घंटों में ओलावृष्टि और अंधड़ की भी संभावना जताई गई है। अब बात करेंगे वेस्ट विंड डिस्टर्बेंस के असर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट लिया और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऊंचे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और मई और जून के गर्मी के बीच में इस तरह की बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। सैलानी भी इस बदले हुए मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। उन्हें गर्मी के इस मौसम में भी दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। के अंदर बहुत ही अच्छा हमें लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे आए यहाँ पे ठंड और वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे अटल टनल से आगे, वहाँ पे आपको आइस मिल जाएगी। उसी के साथ में चंद्रतला और ऐसी ऐसी जगह हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी। तो राजस्थान वालों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके जरूर एक बार विजिट करके जाइए। हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर अभी चल रहा है करीबन 42 से 45 डिग्री के बीच में चल रहा है। पर अभी जो हम यहाँ आए हैं एकदम ही अलग है, दिन और रात का फर्क जो हम कह सकते हैं वो आ रहा है यहाँ पर।
टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मनाली घूमना चाहते हैं? टूरिस्ट को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस टाइम में अगर आना हो तो ये परफेक्ट है। जिसको ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही हो या ज़्यादा स्नोफॉल नहीं सहन कर पाते हो उनके लिए ये बेस्ट वेदर है, क्योंकि जहाँ स्नो भी नहीं है यहाँ पर और मौसम भी देखने लायक है।